हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे थे मैटर के बारे में, और मैटर के अंदर हम आपको बता रहे थे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी इसके वर्गीकरण के बारे में। और हम आपको बताए थे कि मैटर को जो कुल दो भागों में बांटा गया है। पहला बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के आधार पर, और दूसरा बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर। और भौतिक अवस्था के आधार पर यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर हम आपको बताया था कि मैटर को जो कुल 5 भागों में बांटा गया है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन पूछते हैं। पहला पूछेगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है, क्योंकि तीन अवस्था सब जानते हैं, लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड गैस सब जानते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है, तो वो कौन है, वो है प्लाज्मा। और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ का पांचवा अवस्था कौन है, तो वो कौन है, बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे एसन बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर खोजा था। या यह भी आपसे पूछ सकता है कि पदार्थ की पांचवा अवस्था की खोज किसने की थी, तो वो किसने किया था, वो क्या था, एसन बोस एवं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। और हम आपको बताए थे इसके सॉलिड, लिक्विड, गैस के डिफरेंस के बारे में बताया, इसके तीनों के अंदर डिफरेंस के बारे में बताए थे। और ये भी बताया था कि सॉलिड से लिक्विड में किस तरह जाता है, इसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है। अगर इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद जो ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं केमिकल कंपोजिशन के आधार पर यानी रासायनिक संगठन के आधार पर जो है मैटर को कितने भागों में बांटा जाता है, और यहाँ से जो है हम लोग को कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखें हम लोग, आज देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, क्या, केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन के आधार पर क्या मैटर का वर्गीकरण। अगर बात करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर मैटर की, तो रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो है मैटर को दो भागों में बांटा गया। पहला प्योर, किसमें, पहला प्योर में यानी शुद्ध पदार्थ में, और दूसरा इम्प्योर में, किसमें, दूसरा इम्प्योर में यानी अशुद्ध पदार्थ में, किसमें, अशुद्ध पदार्थ में। अगर प्योर की बात करें तो प्योर को भी जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया प्योर को, दो भागों में। पहला बांटा गया जो आपका, वो बांटा गया एलिमेंट में, किसमें बांटा गया, एलिमेंट में यानी तत्व में। और जो दूसरा बांटा गया है वो किसमें बांटा गया है, वो बांटा गया कंपाउंड में, किसमें, वो बांटा गया है कंपाउंड में यानी यौगिक में। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला वो बांटा गया मेटल में, दूसरा नॉन मेटल में, किसमें, दूसरा नॉन मेटल में, और तीसरा मेटलॉइड्स में, किसमें, तीसरा मेटलॉइड्स में। हिंदी लिख देते हैं, मेटल यानी धातु में, नॉन मेटल यानी अधातु में, मेटलॉइड्स यानी उपधातु में, किसमें, उपधातु में। आप लोग जानते हैं कंपाउंड को भी कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या, दूसरा क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर जानते हैं, इम्प्योर जो है क्या, एक मिक्सर है, एक मिश्रण है। और मिश्रण का आप लोग जानते हैं कितने भाग में बांटा गया, तो मिश्रण को दो भागों में बांटा गया। पहला होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी समान मिश्रण और विसमान मिश्रण। कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में। क्या पहला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला जो क्या है वो क्या है, होमोजीनियस। ये किसका पार्ट है, तो ये जो मिक्सर का पार्ट लिख दीजिएगा, क्या है, ये क्या इम्प्योर का एक मिक्सर है, और इसको क्या कहते हैं हिंदी में, मिश्रण, क्या कहते हैं, मिश्रण। और कितने कितने प्रकार का होता है मिश्रण, दो प्रकार। पहला होमोजीनस कहता है, होमोजीनस, और दूसरा हेट्रोजीनस। आप नहीं लिखेगा, लिखिएगा यहाँ पर, दूसरा क्या है, हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस यानी समांग मिश्रण, समांग
मिश्रण, और दूसरा विषमांग, क्या, विषमांग मिश्रण। ये जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सचर में। जब हम लोग इसके बाद जो कभी हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, यानी मिश्रण एवं विलयन, उसमें जो हम लोग इस पार्ट को पढ़ेंगे। और अभी से हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्योर के पार्ट को, यानी एलिमेंट को पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, कंपाउंड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसका अंदर देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पे हम लोग मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो यहाँ पे हम चैप्टर्स के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। जब इसके चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, इसको कंपोजिशन की जो विस्तार, जो उसके और के बारे में, इसके एक्सट्रैक्शन के बारे में हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यहाँ पे इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके गुण के बारे में, कि इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, कि किस तरह से जो हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को पहचान सकते हैं, ये इसका गुण क्या, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, उसके अंदर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ठीक है, हम इसका जो चैप्टर्स होता है मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर्स है वो बहुत बड़ा चैप्टर्स है, और इससे जो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसको जो हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका क्या अपने आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब एलिमेंट की। यदि आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एलिमेंट, यानी तत्व का परिभाषा क्या है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि एनी सब्सटेंस मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। हम लोग बात करें किसका, एलिमेंट यानी तत्व। और एलिमेंट जो होता है, जो तत्व जो होते हैं, उसका जो गुण होता है, इसका कैरेक्टर, कंपोजिशन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है उसको बनाने वाले को। यदि आप तत्व को, किसी एलिमेंट को जो है आप कितनों भी भाग में तोड़ दीजिए, कितना भी भाग में, कितना भी छोटा छोटा भाग में आप तोड़ दीजिए, उसका कंपोजिशन, जो कैरेक्टर, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास, वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो चलिए हाँ ऐसे समझते हैं, पर लिख लीजिए कि हम आपको पता है इसका डेफिनेशन क्या लिखेगा, एनी सब्सटेंस ऑफ, क्या, एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, क्या, सेम टाइप ऑफ एटम। हिंदी लिख लीजिए, क्या, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को, क्या, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ये तो बात हो गया इसके डिफिनेशन की। और अभी हम आपको क्या बताएं कि एलिमेंट का जो हर पार्ट होता है, क्या होता है, एलिमेंट का जो हर पार्ट होता है, दोबारा लिख देते हैं, एलिमेंट का हर पार्ट क्या होता है, चाहे उसका सेम होता है, चाहे उसका आप लोग कंपोजिशन की बात करें, यानी संगठन की बात करें, या उसका कैरेक्टर की बात करें, यानी उसका गुण की अगर हम लोग बात करें, या एटॉमिक नंबर की बात करें, या हम लोग उसका एटॉमिक मास की बात करें, क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक क्या, एक कोई आयरन का रॉड है, क्या है, एक आयरन का रॉड है, लोहे का छड़। तो अगर यहाँ पे जानते हैं कि आयरन का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो क्या होता है 26, एटॉमिक मास कितना होता है 53, और जो लोहा होता है वो उसका जो, अगर एस की बात करें तो क्या होता है, उसको हेमाटाइट होता है। और ये लोहा जो होता है, यानी आयरन जो होता है, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट, यानी क्या होता है, वह उष्मा का सुचालक होता है। तो यदि हम इस छड़ को जो है कितना भी पार्ट में भाग दें, कितना भी छोटा छोटा टुकड़ा कर दें, तो इसका जो गुण होगा क्या सेम होगा, नहीं। इसका गुण क्या हो जाएगा, बिखरेगा, नहीं। इसका जो गुण होगा वो भी सेम होगा। अगर इस छोटे से टुकड़े का, यदि इस छोटे से टुकड़े का कंपोजिशन क्या होगा, अगर इसमें हेमाटाइट होगा,
क्या हो जाएगा, अगर इसमें हेमाटाइट होगा तो सारे टुकड़े में क्या होगा, हेमाटाइट होगा। यदि इस टुकड़े का गुण, या इसका अगर कैरेक्टर की बात करें, यदि इस कैरेक्टर का गुण जो है, अगर यह हीट ऑफ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, यानी अगर यह उष्मा का सुचालक होगा, तो ये सारे छोटे छोटे जो जितने भी मेरे यहाँ पे आप आयरन देख रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा, उष्मा का सुचालक हो जाएगा, यानी भी क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा। यदि इसका जो है एटॉमिक मास 53 होगा, एटॉमिक नंबर की पहले बात करते हैं, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 26 अगर होगा तो सारे का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 26 होगा। यदि इसका एटॉमिक नंबर 53 होगा तो सारे एलिमेंट का जो है क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 53 होगा। इस तरह से आप लोग यहाँ पे समझिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, हम आपको बताएं अभी कि एलिमेंट को कितने भागों में बांटा गया, वो बांटा गया 3 भागों में। पहला मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में, यानी धातु, अधातु और उपधातु में। उसको हम लोग देखते हैं, तब तक आप इसको लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मेटल के अंदर, मेटल के कैरेक्टर के बारे में, इसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में, यानी इसके गुण के बारे में, उसको कैसे पहचानेंगे उसको देखते हैं। क्या हम लोग बात करेंगे, बात करते हैं मेटल यानी धातु को। मेटल धातु कहने का मतलब जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। तो क्या जो धातु होता है, आप लोग जानते हैं कि धातु जो मेटल हम लोग को जो प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है, वो माइनिंग से प्राप्त होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को खनन से प्राप्त होता है। तो क्या जब जो ये सारे मेटल्स जो होते हैं, धातु जब निकलते हैं माइनिंग से, तो क्या ये शुद्ध मेटल होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध धातु होते हैं? नहीं, इसमें बहुत सारे क्या होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, बहुत सारे अयस्क होते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, यानी इसको क्या करते हैं, निष्कर्षण किया जाता है, उसके अशुद्धियों को हटाया जाता है, तब जाकर यह क्या करता है, शुद्ध लोहा, शुद्ध एल्युमिनियम, शुद्ध गोल्ड मिलता है। जैसे यदि आपसे यहाँ पे कहीं लिख दीजिएगा, यदि हम आपसे बात करें एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम के जानते हैं, एल्युमिनियम के अगर ओर की बात करें, उसके अयस्क की बात करें, तो एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, यानी इसके अयस्क क्या होता है, एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, वो है बॉक्साइट। क्या होता है, वो क्या होता है, बॉक्साइट। और जब इसके अयस्क को हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, इसके अयस्क को क्या करेंगे, हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे, सब इसका निष्कर्षण करेंगे। क्या करेंगे, इसका जब निष्कर्षण करेंगे तब जाके हम लोग को इसमें और में क्या हो जाएगा, बहुत सारे इसके इम्प्योरिटी होगा, बहुत सारे अशुद्धियाँ होगा। तो जब हम लोग इसका एक्सट्रैक्शन करेंगे, निष्कर्षण करेंगे, तब जाके हम लोग को यह क्या करेगा, शुद्ध एल्युमिनियम मेटल प्राप्त होता है। ये आपका प्रोसेस है शुद्ध धातु प्राप्त करने का। इसी के बारे में हम लोग इसका जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसका कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझाने के लिए। तो ये जो धातु होता है, वो क्या होता है, वो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत एवं क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ heat and electricity, यानी क्या होता है, धातु जो क्या कहता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक होता है। ये हिंदी में आपको लिख दिया। हम आपको बताया था कि ये जो केमिस्ट्री का क्लास होगा या जो साइंस का जो भी हम आपको क्लास पढ़ाएंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएंगे, क्योंकि साइंस से अगर कोई CBSE का स्टूडेंट है तो वो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत एवं उष्मा के क्या होता है, मेटल सुचालक होता है। अगर इसका हम लोग कैरेक्टर की बात करें या इसके गुण की अगर बात करें, तो इसके जो पहला गुण होगा ये क्या होगा, मेलिएबल होगा। क्या होगा, मेलिएबल होगा। मेलिएबल जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको आघात वर्धनीय। क्या होता है, आघात वर्धनीय।
आघात वर्धनीय कहने का मतलब है जिसे पीटकर चदरा के रूप में बदला जाए। क्या? जिसे पीटकर, क्या? जिसे पीटकर चदरा के रूप में बदला, जिसे पीटकर चदरा के रूप में, जिसे पीटकर चदरा के रूप में बदला जाए, जिसे पीटकर चदरा के रूप में बदला जाए। क्या कहता है? आघात वर्धनीय यानी मेलिएबल कहलाता है। इसका दूसरा गुण की बात करें, जो मेटल होगा वो क्या होगा? डक्टाइल होगा। इसके पहले यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे एक और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा मेटल है जो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है, सबसे ज्यादा घात वर्णनीय होता है, वो कौन होता है? तो वो होता है गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड। जिसका केमिकल नाम क्या है? जिसका केमिकल नाम क्या है? आउरन। जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं? AU से सूचित करते हैं। यदि आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा धातु जिससे जो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है वो कौन होता है? वो होता है गोल्ड। इसका जो दूसरा कैरेक्टर के बात, गुण की बात करें, तो जो मेटल होता है वो क्या होता है? डक्टाइल होता है। क्या होता है? डक्टाइल होता है, यानी तन्य होता है। तन्य कहने का मतलब है जिसे तार के रूप में बदला जा सके। जिसे क्या होता है? खींच कर, ठीक है, जिसे खींच कर तार के रूप में बदला जा सके। क्या कहलाता है? डक्टाइल कहलाता है। और आप लोग जानते हैं कि किस धातु का जो है सबसे ज्यादा तार के रूप में लोग बदल सकते हैं, तो कौन सा धातु है? तो वो ही गोल्ड है। क्या है? गोल्ड। यहाँ भी आप लिख दीजिएगा, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन बना। उसके बाद जो मेटल होगा वो क्या होगा? उसमें जो होता है वो मेटेलिक लस्टर होता है, यानी एक धात्विक चमक होता है। उसमें एक धात्विक चमक होता है। वो क्या होता है? एक मेटेलिक लस्टर होता है। क्या होता है उसमें? मेटल में एक मेटेलिक लस्टर होता है। कहता है मेटेलिक लस्टर, यानी क्या होगा? धात्विक चमक होता है उसमें। क्या होता है? एक धात्विक चमक होता है। और ये सब अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी गलनांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु की बात करें, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्या रहेगा? अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, मेल्टिंग पॉइंट और लेते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। और ये जो मेटल होते हैं, ये जो धातु होते हैं, वो क्या होते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? जनरली क्या होते हैं? ये जो जनरली होते हैं वो क्या कहते हैं? जनरली सॉलिड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन इसमें क्या है? वो है पारा यानी Hg। पारा धातु तो है लेकिन वह सॉलिड में नहीं है। वो किस में है? वो एक लिक्विड में है। आप लोग जानते हैं कि थर्मामीटर में जो पारा पाया तो किस में रहता है? लिक्विड टाइप में रहता है। किस में रहता है? लिक्विड टाइप में रहता है। ठीक है, तो इसका एक एक्सेप्शन है, इसको आप लिखिए, उसका हम एक्सेप्शन लिखाते हैं। कुछ पारा के बारे में बता देंगे, उसके अंदर जो क्या क्या है, उसके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है उसी बता देंगे। ठीक है, तो इसको आप लिखिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें, अगर इसके अपवाद की बात करें, तो इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? अपवाद। इसका जो अपवाद है वो है Hg। क्या है? Hg। इसको क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। यहाँ से आपको Hg के साथ यहाँ पूछेगा कि पारा का और क्या है, पारा का एस क्या है, तो पारा का जो एस क्या है वो क्या है? वो है सिनेवार। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पारा का एस क्या है? तो वो है सिनेवार। और इससे जो है यदि आपसे पूछे कि पारा को और किस नाम से जाना जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर, क्या क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहता है? इसे क्विक सिल्वर, क्या कहता है? इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे क्विक सिल्वर के नाम से तो पारा को जाना जाता है, तो क्विक लाइम के नाम से किन्हें जाना जाता है ये भी याद रखिएगा। तो क्विक लाइम के नाम से जो है, क्विक लाइम के नाम से कैल्शियम ऑक्साइड को जाना जाता है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, ये मेटल के साथ मिलकर, क्या मेटल के साथ मिलकर क्या करते हैं?
मेटल के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं। क्या कहते हैं? मेटल के साथ मिलकर अमलगम बनाते हैं। लेकिन आयरन यानी लोहा एक ऐसा मेटल है जिसके साथ मिलकर क्या करता है? यह अमलगम नहीं बनाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा धातु है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम जो है मिलकर अमलगम नहीं बनाता है, तो वो कौन है? वो है आयरन या लोहा। लिख लीजिएगा, कहता है Fe के साथ मिलकर, Fe के साथ मिलकर यह अमलगम नहीं बनाता है, यह अमलगम नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। यहाँ पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग एक और जगह होता है, वो कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है सीमेंट में भी होता है। कहता है कहाँ? तो इसका प्रयोग सीमेंट में भी होता है। और आप लोग जानते हैं कि सीमेंट का खोज किसने किया था? तो सीमेंट का खोज किया था जोसेफ ऑस्पेडिन ने। याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि सीमेंट का खोज किसने किया था? वो क्या था? जोसेफ, क्या? जोसेफ ऑस्पेडिन ने। किसने? जोसेफ ऑस्पेडिन ने। सीमेंट का हम लोग अलग चैप्टर हम आपको बता दें। सीमेंट के अंदर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि सीमेंट में और क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो ये तो बात हो गया, हम लोग इसके एक्सेप्शन की बात कर लें कि ये भी क्या है, इसमें एक्सेप्शन है। यदि आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन है, क्या सबसे भारी धातु कौन है? यदि आपसे यहाँ पे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन है, पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु के बारे में इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, लिख लीजिएगा आप यहाँ पे, जोसेफ ऑस्पेडिन। सबसे भारी धातु वो तो कौन है? वो है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम। यदि आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन है, क्या सबसे हल्की धातु कौन है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो क्या है? वो है लिथियम। क्या है? वो क्या है? वो है लिथियम। यहाँ पे तो इस तरह यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है, यदि आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है या कौन सा मेटल पाया जाता है, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कौन धातु पाया जाता है? वो एल्युमिनियम पाया जाता है। देख लीजिए, अर्थ क्रस्ट में भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु वो कौन है? तो वो एल्युमिनियम। कौन है? एल्युमिनियम। यहाँ तो बात हो गया धातु का, क्या पूछेगा आपने? सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट धातु कौन बता? एल्युमिनियम। लेकिन यदि आपसे पूछे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाना तत्व कौन है, कौन है? तत्व कौन है? एलिमेंट कौन है? तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे ज्यादा जो तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे करके लीजिएगा कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाना तत्व ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद तीसरा नंबर क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। उसके बाद यहाँ पे और भी क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लिख लीजिएगा, वायुमंडल में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन है? वो कौन है? तो वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। इसको मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपसे पूछे कि यूनिवर्स में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन है, तो वो कौन है? वो है हाइड्रोजन। ये भी 2 पार्ट्स हम आपको लिखा देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की हम लोग बात करें तो यदि आपसे पूछे कि हमारे शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन जो है कितना मात्रा पाया जाता है, तो कितना मात्रा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 50 से 60%। और उसके बाद जो कि कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन कितना पाया जाता है? तो कार्बन जो है 15 से 20% पाया जाता है। वो भी लिख लीजिएगा। पहले लिख लीजिए कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा तत्व, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है? वो है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन। उसके बाद हम आपको बताया कि एटमॉस्फेयर में क्या था, एटमॉस्फेयर में यदि पूछे, एटमॉस्फेयर में बोले कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा क्या पाया, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, ब्रह्मांड से ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो कौन है, तो वो है हाइड्रोजन। क्या है, वो है हाइड्रोजन। उसके बाद हम अभी यह पता है कि यहाँ पर पूछता है कि हम मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, हमने सॉरी अब सबसे ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में यानी मैन के शरीर में, लिख लीजिए, मनुष्य के शरीर में 50 से 60% कितना, 50 से 60% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद जो है 15 से 20% क्या पाया जाता है, तो 15 से 20% क्या पाया, कार्बन पाया जाता है। ये तो बात हो गया आपका मेटल का यानी धातु का। अब हम लोग देखते हैं अधातु के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, कि नॉन मेटल का कैरेक्टर क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स इसको लिख लीजिए और मिटाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल के अंदर। तो नॉन मेटल कहता है कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी धातु जो होता है उसमें उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है ना। नॉन मेटल यानी अधातु, वो क्या होता है, होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कहता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना छोटा हिंदी तो जानते होंगे, जहाँ पे लगा कि हमको यहाँ पे हिंदी लिखना चाहिए वहाँ पे आप हिंदी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अपवाद है, क्या है, यहाँ पे भी एक अपवाद है, वो क्या है, तो बात जैसे माने डायमंड, क्या है, डायमंड जो कहता है, डायमंड क्या है, यह हीट को क्या करता है, कंडक्ट करता है। आप जानते हैं कि डायमंड क्या करता है, डायमंड जो है हीट को कंडक्ट करता है, क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है, अगर डायमंड की हम लोग कभी कभी पूछता है कि डायमंड का शेप, साइज पूछता है कि डायमंड का शेप कैसा होता है, डायमंड का शेप कैसा होता है, तो डायमंड का शेप जानते हैं कैसा होता है, डायमंड का जो शेप होता है कैसा होता है, वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकीय, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है। यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन पूछता है, यदि आपसे पूछे कि डायमंड के अंदर जो चमक होता है, डायमंड जो चमकता है, उसको जो उसके अंदर जो ट्विंकलिंग होती है वो किसके कारण होता है, तो डायमंड के अंदर जो ट्विंकलिंग होता है, क्या होता है, जो ट्विंकलिंग होता है वो किसके कारण होता है, तो TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड के अंदर ट्विंकलिंग होती है ना, जो चमक होता है, किसके कारण होता है, वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसका होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। इसको याद रखिए। हम लोग डायमंड की अगर बात कर रहे हैं, तो यदि आपसे पूछे कि हीरा संस्थान कहता है, इंस्टीट्यूट ऑफ डायमंड, हीरा संस्थान का तो कहाँ है, लिख लीजिएगा, हीरा संस्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है, सूरत में। लिख लीजिए, याद रखिएगा, हीरा संस्थान कहाँ पर आता है, तो वो कहाँ है, सूरत में। इसका दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है, वो है ग्रेफाइट। और आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट जो क्या होता है, वह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट लिख लीजिएगा, क्या होता है, ग्रेफाइट
और ग्रेफाइट जो क्या होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है, कंडक्ट करता है। और यह जो है, और इसका यूज जानते हैं, इसका तो ग्रेफाइट का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिक जो हम लोग पेंसिल देखते हैं, पेंसिल के अंदर जो छड़ होता है वो किसका होता है, वो किसका, ग्रेफाइट का ही होता है। क्या होता है, पेंसिल के अंदर यूज होता है। और इसका जो दूसरा यूज होता है वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में। यदि आपसे पूछे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में किसका प्रयोग होता है, तो ऑप्शन अगर ग्रेफाइट का है तो सीधे मारेगा ग्रेफाइट। ठीक है, लिख लीजिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में, न्यूक्लियर रिएक्टर के मॉडरेटर में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आपसे पूछे कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो कौन सा है, वो अप्सरा। क्या देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, वो है अप्सरा। क्या है, अप्सरा, याद रखिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो ग्रेफाइट है वो क्या है, वो कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है, कार्बन का अपरूप है। तो एलोट्रोप कहने का मतलब क्या है, तो जिसका फिजिकल कैरेक्टर क्या है, फिजिकल कैरेक्टर सेम होगा, यानी देखने में तो समान लगेगा, कार्बन की तरह लगेगा, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी रासायनिक गुण क्या होता है, अलग होता है। यही होता है एलोट्रोप यानी अपरूप किसी का। ठीक है, यहाँ आप लिखते हैं, को मिटाते हैं। ठीक है, और इसका बात करें, ये क्या होता है, इसका एलोट्रोप की बात करें तो इसका एलोट्रोप जो ग्रेफाइट होता है वो किसका होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन का अपरूप होता है। लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट होता है वो किस होता है, कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है। क्या होता है, कार्बन का एलोट्रोप होता है, यानी अपरूप होता है। कार्बन का क्या होता है, अपरूप होता है। एलोट्रोप कहने का मतलब हम आपको बताए थे, एलोट्रोप का मतलब क्या होता है कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी बना लेते हैं, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक जो गुण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी देखने में तो सेम लगेगा कि कार्बन और ग्रेफाइट सेम लगेगा, लेकिन इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा। क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट होगा। यही होता है एलोट्रोप और क्या, अपरूप। अगर हम लोग बात करें, हम आपको क्या बताएं, अगर यहाँ पे बात करें इसका मेल्टिंग पॉइंट की, पहले डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डेंसिटी होता है, इसका जो डेंसिटी होता है वो कहता है लेस देन, क्या, लेस देन मेटल, यानी मेटल से कम होता है। और यदि इसका हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, यानी क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु की बात करें,